So next is a question number 6. A blacksmith hammers a hot piece of iron while making a tool. How does the force due to hammering affect the piece of iron? तो ब्लैकस्मिथ क्या करता है, हॉट पीस ऑफ आयरन को हैमर करता है एक टूल बनाने के लिए। तो ये जो फोर्स उसने दिया, दैट इज फोर्स जो एक्ट हो रहा है ड्यू टू हैमरिंग, तो इससे जो पीस ऑफ आयरन में क्या इफेक्ट होता है वो आपको बोलना है। सो व्हाट यू विल राइट, द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग चेंज द शेप ऑफ द पीस ऑफ आयरन। तो ब्लैकस्मिथ ने जब हैमर किया हॉट पीस ऑफ आयरन में, देन ही यूजेस हिज मस्कुलर फोर्स एंड दिस मस्कुलर फोर्स चेंजेस द शेप ऑफ द पीस ऑफ आयरन एंड दैट इज वाई, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग चेंज द शेप ऑफ द पीस ऑफ आयरन। So next is a question number 7. An inflated balloon was pressed against a wall after it has been rubbed with a piece of synthetic cloth. It was found that the balloon sticks to the wall. What force might be responsible for the attraction between the balloon and the wall? सो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड क्वेश्चन में क्या बोला है। यहाँ पे क्या बोला है, देखो, इन्फ्लेटेड बैलून। सो इन्फ्लेटेड बैलून मीन्स बैलून में जब एयर को ब्लो किया जाता है तो बैलून का साइज़ क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, लार्जर हो जाता है। तो इस इन्फ्लेटेड बैलून को क्या किया गया है, सिंथेटिक क्लोथ के साथ रब किया। उसके बाद क्या किया, वॉल में उसको प्रेस किया, ठीक है, वॉल के अगेंस्ट में प्रेस कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, सरप्राइजिंगली क्या मिला, इट वॉज फाउंड दैट द बलून स्टिक्स टू द वॉल। बलून क्या हुआ, वॉल के साथ स्टिक हो गया। देन व्हाट फोर्स माइट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन द बलून एंड द वॉल। तो कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है ये जो अट्रैक्शन हुआ बिटवीन द बलून एंड द वॉल। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। The force which is responsible for the attraction between the wall and the ball is electrostatic force. When we rub the balloon by a synthetic cloth, it gets charged. When it is taken near wall, it will get attracted towards the uncharged wall because of the electrostatic force, which is the force exerted by a charged body on another uncharged body. तो कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल है फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन द बॉल एंड द वॉल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी लाइक चार्जेस क्या होता है, हमें पता है कॉन्सेप्ट है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो सिंस यहाँ पे हमने जो बैलून को रब किया विथ सिंथेटिक क्लोथ, तो क्या हुआ, इसमें चार्जेस एक्यूमुलेट हो गया, इट गेट्स चार्ज्ड। When it is taken near the wall, it will get attracted towards the uncharged wall. तो wall क्या है, उस पर चार्ज नहीं है, दैट इज़ वो अनचार्ज है। एंड बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाई अ चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज बॉडी, तो इसी के वजह से क्या हुआ, वो वॉल के साथ अट्रैक्ट हो गया, बिकॉज वॉल क्या है, अनचार्ज है। So next is a question number 8. Name the forces acting on a plastic bucket containing water held above ground level in your hand. Discuss why the forces acting on the bucket do not bring a change in its state of motion. So first आपने क्या किया, एक बकेट लिया, बकेट में वाटर है एंड उसको आपने क्या किया, अपने हाथ में पकड़ के रखा अब आप द ग्राउंड लेवल, यानी ग्राउंड में वो टच नहीं हुआ है, तो उस पर कौन सा फोर्स एक्ट करना है वो आपको बताना है। एंड सेकेंड पार्ट में देखो क्या बोला, डिस्कस वाई द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बकेट डू नॉट ब्रिंग ए चेंज इन इट स्टेट ऑफ मोशन। यानी आपने जो बकेट को होल्ड कर रखा है हैंड में, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो फोर्स एक्ट हो रहा है, बट कोई भी उस पर चेंजेस नहीं आ रहा, तो उसके पीछे क्या रीज़न है। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए प्लास्टिक बकेट आर फर्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज इट इज़ एक्टिंग डाउनवर्ड्स। सेकेंड इज मस्कुलर फोर्स, it is applied by our hands to lift the bucket in upward direction. Although these forces are acting on the bucket, but no change is found in its state of motion because the two forces are balancing each other and as a result net force is zero. तो बकेट में कौन से दो फोर्स एक्ट करते हैं, फर्स्ट है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके वजह से क्या होता है, इट स्टार्ट्स एक्टिंग डाउनवर्ड्स क्योंकि ग्रेविटी इसको पुल करता है नीचे की ओर। एंड सेकेंड है आपका मस्कुलर फोर्स, ड्यू टू मस्कुलर फोर्स क्या होता है, जो आपका फोर्स है वो बकेट में हम लोग कहाँ पे लेते हैं, इन अपवर्ड डायरेक्शन, हम उसको अपवर्ड डायरेक्शन में खींचते। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक है आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन
और है आपका अपवर्ड डायरेक्शन। Although two forces are acting on the bucket, still the bucket does not bring a change in its state of motion. So, what's the reason behind this? It's actually very simple. The two forces are balancing each other. दोनों ही फोर्सेस क्या है? बोथ द फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है, जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो है। दैट इज़ दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे को बैलेंस कर लिया, इसी वजह से इट डू नॉट ब्रिंग ए चेंज इन इट स्टेट ऑफ मोशन। So next is a question number 9. A rocket has been fired upward to launch a satellite in its orbit. Name the two forces acting on the rocket immediately after leaving the launching pad. तो क्वेश्चन में एग्जैक्टली देखो क्या बोला है, ऑर्बिट में सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए एक रॉकेट को फायर किया गया अपवर्ड डायरेक्शन की ओर, वो जा रहा है। नाउ आपको बोलना है कि रॉकेट में कौन से टू फोर्सेस एक्ट हो रहे जब रॉकेट ने इमीडिएटली लॉन्चिंग पैड से क्या हुआ, लॉन्चिंग पैड से वो ऊपर की ओर जाने लगा। नाउ क्या लिखोगे आप लोग, टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन रॉकेट इमीडिएटली आफ्टर लीविंग द लॉन्चिंग पैड आर। सो फर्स्ट इज फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एयर, दैट इज एयर अपोज करता है। सेकेंड इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी पुलिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ जो पुल करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन पे। सो ये है आपका टू फोर्सेस जो रॉकेट पे एक्ट करता है। So next is a question number 10. When we press the bulb of a dropper with its nozzle kept in water, air in the dropper is seen to escape in the form of bubbles. Once we release the pressure on the bulb, water gets filled in the dropper. The rise of water in the dropper is due to pressure of water, gravity of the earth, shape of rubber bulb, atmospheric pressure. जब ड्रॉपर का नोजल अंडर वाटर रहता है, दैट इज़ व्हेन इट इज़ केप्ट अंडर वाटर, एंड जब उसको बल्ब को प्रेस किया जाता है, देन ये क्या ऑब्जर्व होता है कि जो एयर है इनसाइड द ड्रॉपर वो कैसे एस्केप होता है, इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। एंड बल्ब से जब प्रेशर कम्प्लीटली रिलीज हो जाता है, हट जाता है, तब क्या होता है, जो वाटर है वो फिल्ड हो जाता है ड्रॉपर में। तो ये जो वाटर राइज हुआ ड्रॉपर में, उसके पीछे का रीज़न क्या है वो आपको बोलना है। Whether it is due to the pressure of water, whether it is due to gravity of the earth, whether it is due to shape of rubber bulb, or whether it is due to atmospheric pressure. So the correct answer is option number D, that is the rise of water in the dropper is due to atmospheric pressure.